तो हमने शुरू करा था बच्चों, चैप्टर का नाम था इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि निवेश करना, यानी कि आप अपने पैसे को, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो या तो किसी ऐसी सिक्योरिटी में करते हो जहां पर आपको पता है कि मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर किसी ऐसी सिक्योरिटी में करते हो जहां पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मोटे मोटे दो कैटेगरीज बन जाते हैं, या तो हो गए डिबेंचर्स या हो गए शेयर्स। तो हमने जो पूरी चर्चा करी थी और जो पूरी चर्चा आज भी बेसिकली करेंगे ही, वो रहेगी कि हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाता है, यानी कि हम डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने डिबेंचर खरीद लिया था किसी से, तो आपने सबसे पहले उसमें यूनिक चीज सीखी, जो या मेन चीज सीखी वो ये सीखी थी कि जब हम डिबेंचर खरीदते हैं किसी से भी, तो हमें और सामने वाले दोनों को पता होता है कि इंटरेस्ट मिलने वाला है 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद। तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे अकॉर्डिंगली उतने टाइम पीरियड के इंटरेस्ट के पैसे भी ले लेता है, यानी कि जिसको हमने कहा था कि हमने इंटरेस्ट भी खरीद लिया, ऐसा बोला था। तो ये बातें हमने देखी थी। तो उसी के हिसाब से हमारी 2 जर्नल एंट्रीज बन रही थी मेन। एक हो रही थी इन्वेस्टमेंट खरीदने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक हो रही थी इंटरेस्ट खरीदने की, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब खर्चा खरीदने की। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया था। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको याद हो गया, परचेज ऑफ इंटरेस्ट हमको याद हो गया, और उस इंटरेस्ट को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब मेन चीज ये आई थी कि जो इंटरेस्ट या जो हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना। अब वो कॉस्ट होती क्या है, सबसे मेन मुद्दा ये था, और इसी पर पूरा लेक्चर भी था। तो उसके लिए मैंने आपको एक पूरा फॉर्मेट लिखवाया था। परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, मतलब सबसे पहले परचेज प्राइस जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है वो है, फिर हम उसमें से इंटरेस्ट पोर्शन को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि परचेज प्राइस इंटरेस्ट के अलावा। अब उसके अलावा हमारे कुछ खर्चे हो सकते हैं एज ए बायर जो हम ऐड करते हैं, जैसे आपने परचेज पर टैक्स दिया, या आपने कोई लीगल एक्सपेंस पे करे, या आपने कोई स्टैंप ड्यूटी पे करी। ये तीनों एक्सपेंसेस हमेशा लगाते हैं हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर, और उसका लॉजिक ये था कि इंटरेस्ट कंपोनेंट पर कोई हम टैक्सेस वगैरह नहीं कैलकुलेट करते। फिर एक खर्चा था ब्रोकर का कमीशन, यानी कि जो ब्रोकर होता है वो भी पैसे लेता है। तो ब्रोकर का कमीशन हम कैलकुलेट करते हैं उस परचेज प्राइस पर जो क्वेश्चन में गिवन होता है। अब चाहे वो क्वेश्चन में गिवन एक्स इंटरेस्ट हो, चाहे क्वेश्चन में गिवन कम इंटरेस्ट हो, तो हम दोनों में से किसी पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया था, वो तो फटाफट ऐसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हमने कर लिया था, एग्जाम्पल 3, तो जिसमें हमने हर एग्जाम्पल में बेसिकली क्या निकाल ली थी, कॉस्ट निकाल ली थी। फिर मैंने आपका एंगल बदल दिया, मैंने कहा कि अब क्या पता हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो। तो जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो वहां पर यह समझा था कि हमारे लिए बीइंग अ सेलर जो भी इनफ्लो होता है, यानी कि हमें जो भी पैसा मिलता है, अब हमें कोई स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी, हमें कोई लीगल चार्जेस पे नहीं करना, तो वो सारा तो बायर का खर्चा होता है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे किसको पे करने पड़ते हैं, ब्रोकर को। तो हम इसीलिए ब्रोकर के कमीशन को माइनस कर देते हैं। तो इसका भी हमने एक एग्जाम्पल कर लिया था। और फिर लास्ट मेन एग्जाम्पल करके आपने दोनों ही बायर और सेलर की किताबें और दोनों की ही कॉस्ट निकालना भी सीख लिया था। तो बेसिकली अब हम वर्किंग नोट सीख चुके हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम मुंशीगिरी पर आज फोकस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक सवाल पर लेके चलूंगा। तो अब आप किताब निकाल सकते हो और शुरू करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है धीरे धीरे। मिस्टर पुरोहित फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ P लिमिटेड हेल्ड एज करंट एसेट्स। तो इसमें कहानी जो शुरू हो रही है वो हो रही है एक मिस्टर पुरोहित नाम के व्यक्ति से। और मिस्टर पुरोहित जो हैं उन्होंने 8% डिबेंचर्स में कुछ होल्डिंग कर रखी है, मतलब उन्होंने कुछ 8% डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, निवेश कर रखा है उन्होंने अपना पैसा, ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गई फेस वैल्यू ऑफ P लिमिटेड। तो किस कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं इन्होंने, P लिमिटेड के। तो आप अपने आप को पुरोहित समझना, मतलब आप पुरोहित हो इस क्वेश्चन के अंदर, और आपने अपना पैसा निवेश कर रखा है P लिमिटेड के डिबेंचर्स में। ठीक है, हेल्ड एज करंट एसेट्स। तो सबसे पहले वो कह रहा है 1 अप्रैल, तो मैं ऐसा टाइमलाइन बना लेता हूँ थोड़ा सा। तो 1 अप्रैल 2001 ओपनिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू 1,20,000। अब नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 का मतलब होता है फेस वैल्यू।
नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये सिखा चुका हूं, जब एग्जाम्पल सिखाए थे उसने बोला है फेस वैल्यू 1,20,000 रुपए। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है? 1200 डिबेंचर्स। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 1200 डिबेंचर्स हैं। तो फेस वैल्यू का यूज ये होता है। तो इसका मतलब मेरे पास 1200 डिबेंचर्स हैं, कॉमा कॉस्ट 1,18,000। तो ये जो डिबेंचर्स मेरे पास अभी ओपनिंग में हैं, इनकी कॉस्ट उसने खुद दे रखी है। कितनी है? 1,18,000। तो कॉस्ट याद आ गया, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स में जो हम निकालते हैं। तो कॉस्ट इसमें दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है 1 जुलाई 2001। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। अब 1 जुलाई 2001 को लिखा है 100 डिबेंचर्स परचेज्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹98। अब हमने क्या करा, 1 जुलाई को 100 डिबेंचर्स खरीद लिए। कितने रुपए के? 98 रुपए के। और ये हमको दे रखे हैं एक्स इंटरेस्ट। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई जो हम अपने एग्जाम्पल में यूज करते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन दे रखी है नीचे 1 अक्टूबर 2001। अब 1 अक्टूबर को 2001 को कह रहा है सोल्ड 200 डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹100। अब 1 अक्टूबर को हमने क्या करे हैं? सोल्ड कर दिए हैं, यानी कि बेच दिए हैं। 200 डिबेंचर्स बेच दिए हैं। कितने रुपए के बेच दिए हैं? एट ₹100। और ये 100 क्या दे रखा है? एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। 2001, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट दे रखी है 1 जनवरी 2002। तो आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2002 और कहीं यहां पर आ गई। तो 1 जनवरी 2002 को दे रखा है परचेज्ड 50 डिबेंचर्स एट ₹98 एक्स इंटरेस्ट। हमने फिर से 50 डिबेंचर्स और खरीद लिए। तो लिख देता हूं 50 डिबेंचर्स एट रुपी कितने के? 98 के एक्स इंटरेस्ट। और उसके बाद 1 फरवरी 2002 सोल्ड 200 डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹99। तो मतलब अभी सिर्फ आप अगर ये देखो, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन का फ्लेवर देखो, तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यही कर रहे हैं। ताकि आपको मैंने अभी यही सिखाया था कि हम खरीदना और बेचना सीख जाएं। तो 1 फरवरी को उसने 200 डिबेंचर्स बेच दिए हैं एट ₹99 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो जो बोल रहा है वो लिख लिया। फिर उसके बाद लिया है सवाल में ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इसका मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट देती होगी डिबेंचरों पर वो 30 सितंबर और 31 मार्च को देती है। तो वो मैं काले रंग से थोड़ा बना देता हूं। तो 30 सितंबर जो डेट होगी वो आएगी यहां पर, जहां मैं काले रंग से हाथ का निशान बना रहा हूं, राइट। 30 सितंबर। और उसके बाद 31 मार्च। 31 मार्च तो साल के एंड में आएगी यहां पर, 31 मार्च। तो 31 मार्च और 30 सितंबर हमारे इंटरेस्ट की डेट है। तो उनको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूं। तो ये हाथ का निशान हमें याद दिला देगा कि ये इंटरेस्ट की डेट्स हैं, राइट। उसके बाद कह रहा है मिस्टर पुरोहित क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2002। तो मिस्टर पुरोहित अपनी किताबें 31 मार्च 2002 को बंद करते हैं। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर बना दिया उन्होंने, है ना। पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का मिस्टर पुरोहित का लेखा जोखा बता दिया कि ये उसके पास था, ये उसने खरीदा, फिर ये बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, साल खत्म हो गया। ब्रोकरेज इज 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो ये बात अब आपको थोड़ी जानी पहचानी लगेगी। तो हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज 1% पे हुआ है। अब आपको पुराना कॉन्सेप्ट जरा याद करो, जब जब हम खरीद रहे होंगे तब तब आप ब्रोकरेज को क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि खरीदने के टाइम पर ब्रोकरेज पे करना आपका खर्चा है। और जब जब आप सेल कर रहे हो, 2 बार आपने सेल भी करा, तो तब तब आप ब्रोकरेज को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि खरीदने के टाइम पे तो ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो आपकी नेट वैल्यू को कम कर रहा है। तो याद आ गया कॉन्सेप्ट। तो कह रहा है ब्रोकरेज इज 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स।
तो मेरा काम तो आज जो लेक्चर का है और आज जो आप और मैं नया सीखेंगे वो ये सीखेंगे, क्योंकि पिछली बार तो मैं आपको वर्किंग सिखाई थी, बस जोड़ना घटाना आंसर निकालना। अभी हम खाता बनाना सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना जो मेन सीखेंगे। और एज्यूम फीफो मेथड, ये आ गया सीए फाउंडेशन। वेलकम टू सीए फाउंडेशन। ठीक है, अब फीफो मेथड आपने पढ़ा था सीए फाउंडेशन में जब आपने इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले खरीदोगे वो पहले बेचोगे भी, है ना, तो ये भी लॉजिक लगा लेंगे हम। फिर लास्ट लाइन उसने दी है, मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 2002 इज ₹99। तो इसका यूज मैं बिल्कुल अंत में करूंगा, जब हम सवाल में अंत में आएंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम का प्योर 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और सारी बारीकियां भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो सवाल आप अब अपना किताब पे लगा लेना, क्योंकि अब मैं वापस सवाल पे शायद ना आ पाऊं। ठीक है, चलो तो ढांचा बनाते हैं और आपको फॉर्मेट सिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हेडिंग डालते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ मिस्टर पुरोहित। हम मिस्टर पुरोहित का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। फिर इसके ब्रैकेट में लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट सर टी नहीं लगा रहे आप, भूल गए, स्पेलिंग लगता है नहीं लगाना टी। स्क्रिप्ट अलग चीज होती है, स्क्रिप्ट अलग चीज होती है। तो स्क्रिप्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं, है ना। स्क्रिप्ट मतलब होता है, आप शेयर को भी स्क्रिप्ट कह सकते हो, आप डिवेंचर को भी स्क्रिप्ट कह सकते हो, आप बॉन्ड को भी स्क्रिप्ट कह सकते हो। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप पैसा निवेश करते हो। तो मिस्टर पुरोहित ने किस में निवेश कर रखा है, उनकी स्क्रिप्ट का नाम क्या है? 8% डिवेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, है ना, ये उनकी स्क्रिप्ट का नाम है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हेडिंग हो गई, क्योंकि आपको क्या लगता है जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आप क्या खाली एक ही कंपनी के एक ही प्रकार के डिबेंचर में निवेश करते हो? एक्चुअल में हर व्यक्ति बहुत जगह जगह निवेश करता है। तो आपकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होंगी। दूसरी स्क्रिप्ट होगी 9% डिबेंचर ऑफ एल लिमिटेड, तीसरी स्क्रिप्ट होगी 12% डिबेंचर ऑफ जेड लिमिटेड, चौथी स्क्रिप्ट होगी इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, पांचवी स्क्रिप्ट होगी प्रेफरेंस शेयर ऑफ फलाना लिमिटेड। तो कुछ भी हो सकती है स्क्रिप्ट। तो हम अलग अलग जगह पर निवेश करते हैं, तो इसलिए स्क्रिप्ट का नाम लिखना जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब ढांचा जिसमें हम पुराने खिलाड़ी हैं, तो डेट, फिर एक थोड़ा सा बड़ा कॉलम किसका? पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एक और कॉलम, एक और कॉलम, एक और कॉलम। तो ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, डेबिट साइड। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, एक और कॉलम, एक और कॉलम, एक और कॉलम। तो ये क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। तो 5 कॉलम्स डेबिट साइड में, 5 कॉलम क्रेडिट साइड में, यानी 10 कॉलम्स बनाते हैं ढांचे में। ठीक है ना। तो आप भी बना लो सुंदर सुंदर ढांचा, मैं भी तो बना ही रहा हूं। हेडिंग भी डाल देता हूं आपके लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद फेस वैल्यू, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। तो ये ढांचा आप बना लो सुंदर वाला। चलो, तो अब कैसे शुरू करना है बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं फिर ये रब कर दूंगा। जो आप अमाउंट के कॉलम में पहला फेस वैल्यू का कॉलम देख रहे हो, ये वाला, ठीक है ना, फेस वैल्यू का कॉलम, ये कॉलम का वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वैसे ये बेकार है।
इसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि फेस वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो इसका कोई रोल नहीं है, ये एक्चुअल अमाउंट कॉलम नहीं है, ऐसा समझना, ये सिर्फ एक जानकारी है, ये मान लो, ठीक है ना। तो ये हो गया बेकार। मेन कॉलम्स जो हैं वो आपके दो हैं, एक है इंटरेस्ट और एक है कॉस्ट, ठीक है। अब ये दो कॉलम यहां पर क्यों आ रहे हैं, इसका मैं लॉजिक समझा देता हूं थोड़ा सा अलग हटके, ताकि आपके मन में चीज थोड़ी क्लियर हो जाए। अब आप ये देखो, जब आपको मैंने एंट्री सिखाई थी इन्वेस्टमेंट खरीदने की, मतलब आप जब निवेश करते हो, आप कोई एसेट खरीदते हो, तो क्या एंट्री लिखी थी आपने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अब आपको कोई बोले कि चलो इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट करके दिखाओ, तो आप इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैंक। तो मान लेते हैं आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, ठीक है, तो आप इसकी पोस्टिंग ऐसी करोगे, ठीक है। फिर आप साथ ही साथ इंटरेस्ट भी खरीदते थे, तो उसकी एंट्री आप करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मान लेते हैं 10 रुपए का। फिर कोई आपको बोले कि इस एंट्री की पोस्टिंग इंटरेस्ट अकाउंट में करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे, इसकी पोस्टिंग इंटरेस्ट अकाउंट में कैसे करोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैंक, ऐसी होगी पोस्टिंग जर्नल से लेजर की। अब ये तो अगर करवाना शुरू कर दें आपको, तो फिर आप में और 11वीं के बच्चे में फर्क क्या, फिर क्लाइंट आपके पास क्यों आपको लाखों रुपए की फीस देगा, वो 11th के बच्चे से करवा लेगा ये सब अकाउंटिंग। तो आपको थोड़ा सा क्लाइंट को डराने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों लेजर अकाउंट को ऐसा समझ लो मैं मर्ज कर देता हूं। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों लेजर अकाउंट को मर्ज करके इसको कॉलुमनर बना लूं, यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी और इंटरेस्ट अकाउंट भी दोनों को मर्ज कर लिया, और मैं एक ऐसा लेजर अकाउंट बना रहा हूं, भाई आपकी पोस्टिंग क्या थी, इन्वेस्टमेंट खरीदने की पोस्टिंग क्या थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपए लिखा था ना आपने, यही थी पोस्टिंग। और फिर इंटरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग क्या थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं अगर ऐसे कर दूं तो क्लाइंट थोड़ा डरेगा, है ना, मतलब 11 से थोड़ा अलग लगेगा, है ये हो क्या रहा है, हो रहा है ये, मतलब हम कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हम दो दो लेजर नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक ही लेजर में कॉलुमनर फॉर्म में उसको डराने के लिए बना रहे हैं। तो क्लियर हो गया। तो बेसिकली आपका ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। तो फेस वैल्यू तो चलो बेकार है कॉलम, इंटरेस्ट समझ गए, उसमें पोस्टिंग इंटरेस्ट वाली होंगी, और कॉस्ट समझ गए कॉलम, उसमें पोस्टिंग कॉस्ट वाली मतलब इन्वेस्टमेंट वाली होंगी। तो ये बेसिकली इसीलिए ऐसा आपको डरावना लग रहा होता है। चलो, तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन उसने हमको क्या दी थी कि आप अपने सवाल में देख लेना, मुझे तो याद है कि 1 अप्रैल वाले दिन मिस्टर पुरोहित के पास 1200 डिवेंचर्स थे, है ना, ओपनिंग में 1200 डिवेंचर्स थे, 1,18,000 रुपए कॉस्ट भी दे रखी थी, राइट, परफेक्ट। तो हमारे पास एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होती है, तो ओपनिंग बैलेंस को कहां लिखते हैं, एसेट के डेबिट साइड में। तो अब पहले मैं पूरा लिख देता हूं, फिर आप नोट कर लेना चाहें। 1 अप्रैल 2001 डेट आ गई, पर्टिकुलर्स में आ गया टू बैलेंस BD, फेस वैल्यू में आ गया 1,20,000, इंटरेस्ट 0 या डैश, और कॉस्ट में आ गया 1,18,000। बिल्कुल सेटिस्फाई। तो इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है, टू बैलेंस BD ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है, और उसकी कॉस्ट क्या है, 1,18,000 कॉस्ट है। फेस वैल्यू का कॉलम सिर्फ जानकारी के लिए होता है, तो हम इसलिए जानकारी लिख रहे हैं, 1,20,000 फेस वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब उसके बाद सवाल मुझे दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ी चर्चा गंभीर है। अब अगली ट्रांजैक्शन जो हुई, अब मैं आगे बढ़ा, अब हमारे साल में 1 जुलाई 2001 का दिन आ गया। अब 1 जुलाई 2001 वाले दिन हमने 100 डिबेंचर्स खरीदे हैं 98 के एक्स इंटरेस्ट, राइट। अच्छा, तो अब अपने पुराने लेक्चर के एग्जाम्पल 1, 2, 3 जो रेफर करना कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। आपने 1 जुलाई को 100 डिबेंचर खरीदे 98 के, ठीक है। तो आपको अब जिस भी व्यक्ति से आपने डिबेंचर खरीदा उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। तो इंटरेस्ट की डेट्स दे रखी थी 31 मार्च और 30 सितंबर। तो लास्ट इंटरेस्ट जो मिला होगा
वो 31 मार्च 2001 को मतलब यहां पर मिल चुका होगा, है ना। तो अब वो अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, 3 महीने हो गए। तो सामने वाले व्यक्ति को आप 3 महीने का इंटरेस्ट भी दोगे खरीद के, ठीक है। तो अब आपको अपने इस अकाउंट के नीचे, अकाउंट की तो जितनी जगह छोड़ दी, इस अकाउंट के नीचे अब आप लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 और डेट लिखो 1 जुलाई 2001। तो हम 1 जुलाई 2001 की वर्किंग करेंगे आप और मैं साथ साथ मिलके। चलो, तो अब हमने कैसे सीखा था कॉस्ट निकालना। हम लिखते थे परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट लिखते थे वैसे तो, बस ओरली बता देता हूं, चलो आप मत लिखना। हम लिखते थे परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, माइनस करते थे उसमें इंटरेस्ट, तो हमारा इतने पड़ाव का आंसर आ जाता था परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। लेकिन उसने हमें परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट ही दे रखा है स्टार्टिंग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 जुलाई को हमने क्या खरीदा, 100 डिबेंचर्स खरीदे ऑफ ₹98 ईच एक्स इंटरेस्ट, ऐसा दे रखा है। तो इसका मतलब अगर मैंने 100 डिबेंचर्स खरीदे ऑफ ₹98 ईच एक्स इंटरेस्ट ही दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा एक्स इंटरेस्ट वाले वैल्यू में 9800 लिख सकता हूं, ठीक है। फिर आपको क्या सिखाया था, प्लस जो भी खर्चे हैं। इस सवाल में कितने खर्चे हैं, सिर्फ एक ही खर्चा है, ब्रोकरेज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आप हर ट्रांजैक्शन में 1% ब्रोकरेज पे कर रहे हो। तो ब्रोकरेज कितना आ गया, 98, और तो कोई खर्चा नहीं है। तो इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या बन गई, 9898। इसके लिए भी कैलकुलेटर पे टक टुक कर रहे हो ये, है ना। हाँ, तो ये जब बंदर को तलवार दे दो ना, तो वो सबसे पहले अपनी गर्दन काटता है। तो 9898, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक क्लियर हो गया, कॉस्ट आ गई, परफेक्ट। अब इंटरेस्ट जो है, अगर वो भी मान लो हम कैलकुलेट करें, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट होता है फेस वैल्यू के हिसाब से। तो आपने 100 डिबेंचर खरीदे, तो फेस वैल्यू के हिसाब से तो 10,000 रुपए हो गए। और कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स हैं ये, 8% वाले डिबेंचर्स हैं ये, और 3 महीने, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 200, ठीक है। बस, तो परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट का वैसे यहां कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि हमको ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही दे रखा था। तो अब क्योंकि पहली वर्किंग कर रहे हैं, नया नया सवाल कर रहे हैं आज, और पुराना भूल चुके होते हो आप, तो बस जस्ट रिवीजन पर्पज से मुझे बताओ कि अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी होती 2, तो मेरी पहली एंट्री होती इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप उसमें कितने रुपए लिखते, वेरी गुड, 9898। और दूसरी एंट्री होती इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसमें आप कितने रुपए लिखते, 200, यही लिखते ना। देखो अब इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई। अब अगर मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है अपने लेजर के अंदर, तो पहले मैं करता हूं, फिर आप नोट कर लेना। तो मैं अब डेबिट साइड में 1 जुलाई 2001 को लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट डेबिट साइड में 200 और कॉस्ट डेबिट साइड में 9898। तो बिल्कुल आप सेटिस्फाई है ना। फेस वैल्यू सिर्फ जानकारी के लिए है, तो फेस वैल्यू अब अगर लिखनी है, तो हमने 100 डिबेंचर खरीदे थे तो 10,000, तो फेस वैल्यू का सिर्फ एक जानकारी वाला रोल होता है। तो ये हमारी पूरी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई 1 जुलाई की। तो क्लियर हो गया कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग। तो पुराने लेक्चर में मेरा फोकस किस चीज पे था, वर्किंग पे। आपको 9898 सिखाना था मुझे कि कैसे निकालते हैं। आज आप पोस्टिंग भी सीख रहे हो, ठीक है। फिर आपको इसके एग्जाम में ब्रैकेट में लिखना है वर्किंग नोट 1, क्योंकि भाई एग्जामिनर पूछेगा ना कि ये 9898 तुम्हें कैसे पता चला, तो आप उसको बताओगे कि देखो ये मैंने वर्किंग नोट 1 में निकाल रखा है। तो एग्जामिनर वर्किंग नोट 1 में चला जाएगा और आपका वर्किंग नोट देख लेगा कि अच्छा बच्चे ने 1 जुलाई की वैल्यू निकाल रखी है।
तो क्लियर हो गया। एंट्रीज नहीं लिखनी अब आपको, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी, तो मैं एंट्री हटा दूं, अब आप माइंड में सोच लोगे ना। ठीक है, 2 ही तो एंट्री है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल जो है फ्लो में हो जाएगा सॉल्व। अब अगली तारीख क्या थी, आगे बढ़े आगे बढ़े, 1 अक्टूबर 2001। अब हमने 200 डिबेंचर बेच दिए हैं, तो अब हम फिर से पहले वर्किंग नोट नंबर 2 पे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 डालते हैं हेडिंग, तारीख लिख लेते हैं 1 अक्टूबर 2001, और बस इस बार आपने 200 डिबेंचर्स बेचे हैं ऐसा कह रहा है, और कितने रुपए के बेचे हैं, एक्स इंटरेस्ट 100 के बेचे हैं। ठीक है, चलो तो उसकी चर्चा और कर लेते हैं, आइए जी। तो सबसे पहले अगर मैं लिख लूं सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट, तो सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट में क्या लिखूंगा, हमने 200 डिबेंचर बेचे हैं और 100 रुपए के बेचे हैं, तो 20,000 के तो हमने डिबेंचर बेच दिए, तो सीधी सीधी वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, माइनस ब्रोकरेज। समझ गए ब्रोकरेज माइनस क्यों करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो माइनस कर देते हैं ब्रोकरेज। तो 1% ब्रोकरेज माइनस हो गया 200, तो इसका मतलब मेरी वैसे नेट सेल वैल्यू आ गई 19,800। तो मतलब इन्वेस्टमेंट मैं बेचूंगा अगर, तो मेरी वैल्यू हो गई 19,800। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट के भी पैसे मुझे लेने पड़ेंगे सामने वाले से, क्योंकि मैं डिबेंचर बेच रहा हूं, तो इंटरेस्ट इसमें कितना निकलेगा, बिल्कुल सही। तो इस बार इंटरेस्ट, क्योंकि आपको 30 सितंबर को तो मिल ही गया होगा लास्ट, और हमने अगले दिन ही 1 अक्टूबर को अपने डिबेंचर बेच दिए, तो अभी तो कोई भी दिन हुआ ही नहीं टेक्निकली, या कुछ भी महीना तो हुआ ही नहीं, तो इस सवाल में हमारा इंटरेस्ट जो है वो हो गया 0। तो पहले हम इतनी पोस्टिंग तो कर ही सकते हैं, एंट्री में माइंड में ओरली बोल देता हूं। अब बेचने की एंट्री अगर मैं करता तो मेरी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 19,800, और इंटरेस्ट की होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 0, वो तो 0 हो गया। तो अब इसकी हम पोस्टिंग अगर करते तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे करते, बिल्कुल सही। तो 1 अक्टूबर 2001 पर्टिकुलर्स में लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट, एग्जामिनर को दिखाने के लिए लिख देंगे वर्किंग नोट 2, फेस वैल्यू जानकारी 20,000, क्योंकि आपने 200 डिबेंचर बेचे है ना, तो फेस वैल्यू तो जानकारी हो गई। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करा हमने, 0, तो 0 ही लिख लो चाहे। और कितने के बेचे, 19,800 के बेचे, ठीक है। ओके, अब थोड़ी सी क्रिटिकल बातें, हम एसेट बेच रहे हैं, तो एसेट आप जितने का बेचते हो, जिसको हम कह रहे हैं सेल प्राइस जो है 19,800, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये एसेट जितने का खरीदा होगा वो भी 19,800 ही है, और आपने 19,800 का 19,800 में ही बेचा है और आपको कोई नफा या नुकसान नहीं हुआ, क्या ये ज़रूरी है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब जब भी आप एसेट बेचते हो तो क्या पता आपका नुकसान हो रहा हो या क्या पता आपका फायदा हो रहा हो सकता है। लॉजिकल है पॉइंट, ठीक है। तो अब हम उसको निकालने की कोशिश करें, एक बार सोचें, उस बारे में सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसने किताब वाले ने दिया था फीफो, तो ये लिख लेता हूं फीफो। फीफो के बारे में जानकारी दीजिए, क्या थी उसका कॉन्सेप्ट, क्या होता है? जो पहले आया था वो पहले जाएगा, ठीक है। तो अब हम पुरोहित हैं, हमारे पास ओपनिंग में कितने डिबेंचर्स थे? 1200, वेरी गुड। फिर हमने उसके बाद 100 और खरीद लिए, 1300 हो गए, वेरी गुड। अब हम 200 बेच रहे हैं, तो ये 200 जो बेचे होंगे आपने, ये 1200 में से बेचे होंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वालों में से बेचे होंगे? 1200 में से बेचे होंगे, क्लियर है,
ठीक है, तो अब मेरे को बस 2 मिनट देना, तब तक आप लिखना नहीं, सिर्फ सुनते रहना, देखते रहना। मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि जो 200 डिबेंचर्स मैंने बेचे हैं उनकी लागत क्या है। जो 200 डिबेंचर्स मैंने बेचे हैं मैं उनकी लागत निकालना चाह रहा हूं। बड़े ध्यान से बस सुनते रहना और देखते रहना। हमारे पास 1200 डिबेंचर्स थे और उनकी कॉस्टिंग थी 1,18,000। तो अगर मैं ये फ्रैक्शन लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरे एक डिबेंचर की कॉस्ट है ये, क्योंकि 1200 डिबेंचर हैं 1,18,000 के, तो ये फ्रैक्शन एक डिबेंचर की कॉस्ट है। और मुझे चाहिए 200 डिबेंचर्स की कॉस्ट। तो बताओ 200 डिबेंचर्स की कॉस्ट, वेरी गुड, 19,667 ऐसा उन्होंने कहा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 1966.66 आ रहा होगा, तो राउंड ऑफ कर लिया 19667, वेरी गुड। तो अब 19666 या 19667 की लागत वाली इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा कितने का है? 19,800 का, राइट। तो अब आप बड़े ध्यान से बस सुनना। पहले आपको अभी तक तो बस मैं क्योंकि हवाई बातें सिखा रहा था, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो सिर्फ आपको एंट्री लिखवा रखी थी बेचने की, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब आप असली मुंशी बन के सोचो, तो असली मुंशी के मुताबिक एंट्री जो होगी वो ये होनी चाहिए। तो क्या आप एग्री कर रहे हो? है ना? एक्चुअल एंट्री वैसे तो क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, लॉजिकली सोचा जाए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट यानी कि जो लागत है वो है 19,667, उसको हम बेच रहे हैं 19,800 में, तो हमारा 133 का गेन है, राइट। पहले इतना सबको बिल्कुल क्लियर है, कंफर्टेबल है? ठीक है, तो हमें अपने गेन को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है 133। तो पहले तो आप इतना नोट करवा देता हूं, आपको ये एंट्री हटा देता हूं, क्योंकि वर्किंग आपको एग्जाम में एग्जाम की तरह ही दिखानी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट 2 में ही आप ये लिखो, कॉस्ट ऑफ 200 डिबेंचर सोल्ड, और उसके नीचे देयरफॉर गेन ऑन सेल इज इक्वल टू 133। तो पहले तो आप वर्किंग नोट यही बना लो, इतना जो मैंने बना रखा है, ये वर्किंग नोट 2 का ही पार्ट है, ऐसा समझ लो, या इसको अलग से वर्किंग नोट 3 भी नाम दे सकते हैं। चलो वर्किंग नोट 3 दे देते हैं, ताकि अलग पोस्टिंग करें तो उसका लिंक अलग ही बना रहेगा। तो वर्किंग नोट 3 में हम मुनाफा निकाल रहे हैं, जो कि आ रहा है 133, राइट, जो कि आ रहा है 133। तो ये आपको नहीं लिखना बस। तो एक्चुअल में मुझे जो एंट्री करनी चाहिए थी लॉजिकली वो ये करनी चाहिए थी, लेकिन फिर से वही बात, अगर मैं इस एंट्री को करके क्लाइंट को दिखा दूंगा तो फिर वो क्या कहेगा कि मैं फिर बच्चे से ही करवा लूंगा, तुम्हें मैं लाखों रुपए की फीस क्यों दे रहा हूं। तो हम ये चीज को फिर और घुमा के करते हैं ताकि क्लाइंट डरे। तो बड़े ध्यान से आप फोकस करना। अगर हम सही तरह से 11th वाले तरीके से कर रहे होते तो हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते कितने से? 19,667 से, है ना? इतने से हमें क्रेडिट करना चाहिए था इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, लेकिन हमने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जो क्रेडिट करा है वो करा है 19,800 से। देखो जरा, अब मेरा आपसे सवाल है, हेडिंग में तो मैं लिख रहा हूं कॉस्ट, लेकिन मुझे सोच के जवाब दो कि क्या ये 19,800 इसकी कॉस्ट है या ये इसकी सेल वैल्यू है? वेरी गुड, सेल वैल्यू है। तो अब बचपन का एक एसेट अकाउंट जो सबसे आपके मन में बसा होगा, मशीनरी अकाउंट, वो याद करो। आप मशीन को बेचते थे जब, तो लिखते थे ना बाय बैंक, और वहां पर भी सेल ही वैल्यू लिख देते थे। तो गेन जो होता था, मशीन को बेचकर गेन जो होता था, उसको आप क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे लिखते थे। याद आ गया? प्रॉफिट होता था तो डेबिट साइड पे लिखते थे बेचने पर। अब अभी आप लिखना मत, पर उसका मैं लॉजिक बताऊंगा। तो मैं अब 1 अक्टूबर को डेबिट साइड पे लिख रहा हूं टू पीएनएल अकाउंट, एग्जामिनर के लिए लिख लिया वर्किंग नोट 3। अभी आप मत लिखना, ये फेस वैल्यू छोड़ देंगे, इंटरेस्ट छोड़ देंगे, और कॉस्ट में लिख रहा हूं 133।
अब फोकस करना, ठीक है, अभी फोकस लूज नहीं करना है, फोकस करना। मैंने क्रेडिट साइड पर कितना लिख रखा है 19,800 और डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 133। तो इन दोनों को नेट नेट करके आपकी मन की आंखों से रीड करोगे तो क्रेडिट साइड पे 19,667 लिखा हुआ है, जो लॉजिकल है। हमें एक्चुअल में तो इन्वेस्टमेंट को 19,667 से ही क्रेडिट करना चाहिए ना, तो हम 19,667 से ही क्रेडिट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, बस उसको डरावने तरीके से कर रहे हैं। हम पहले क्रेडिट कर रहे हैं सेल वैल्यू पूरी की पूरी 19,800 और गेन जो हुआ उसको डेबिट कर रहे हैं 133। तो नेट नेट तो वही बन गया ना। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से? और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप बचपन का मशीनरी अकाउंट भी याद कर सकते हो, उसमें भी आप सेम चीज करते थे। अगर लॉस होता तो मैं कहां लिखवाता? क्रेडिट साइड पे। तो होपफुली अगले में लॉस आए सो दैट वो भी सीख लेंगे फिर हम। तो क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से? परफेक्ट। तो ये पोस्टिंग आप नोट कर लो, वर्किंग नोट 3 इसमें मेंशन कर लेना। तो डेबिट साइड में आ गया टू P&L अकाउंट, वर्किंग नोट 3 133 रुपए। फेस वैल्यू इसमें कुछ लिखते नहीं है, इंटरेस्ट इसमें कुछ लिखते नहीं है क्योंकि कोई रोल नहीं है। चलो अब बढ़े आगे। चलो तो हम 1 अक्टूबर तक तो पहुंच गए थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। अब उसके बाद हुआ कि 1 जनवरी 2002 को हमने 50 डिबेंचर खरीदे हैं 98 के एक्स इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 4 पे चलते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 4, तारीख आ गई 1 जनवरी 2002। तो अब आप थोड़ा जल्दी कर लोगे मैं जानता हूं। तो सबसे पहले परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट, 50 डिबेंचर खरीदे 98 के, तो कितने हो गए 4900 प्लस ब्रोकरेज 1%, कितना हो गया 49। कैलकुलेटर पे जोड़ो दोनों को, तो 4949। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सिंपल हो गया। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा वो हो गया 4949 का। अब इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो हमने 1 जनवरी को खरीदा, लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा 30 सितंबर को, तो अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, 3 महीने। तो 50 डिबेंचर की फेस वैल्यू है 5000 और 8% वाले डिबेंचर और 3 महीने का इंटरेस्ट 100 रुपए। तो 100 रुपए बेसिकली आ गया इंटरेस्ट। क्लियर? तो मन में एंट्री बोल सकते हैं, लिखनी तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट खरीदी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4949, इंटरेस्ट खरीदा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपए। अब दोनों को पोस्ट कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन लेजर अकाउंट में। डेबिट साइड पे 1 जनवरी 2002 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 4 एग्जामिनर के लिए। तो फेस वैल्यू कितनी 5000 है ना, ये तो जानकारी हो गई। बाकी इंटरेस्ट निकाल लिया 100 और कॉस्ट निकाल ली 4949। तो ये भी हमारा काम कंप्लीट, खरीद लिया हमने। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। 1 फरवरी 2002 को हमने 200 डिबेंचर बेचे 99 के एक्स इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 5। तो वर्किंग नोट नंबर 5 कर लेते हैं। तारीख आ गई 1 फरवरी 2002। तो हमने कितने डिबेंचर बेचे हैं 298 के 99 के, ठीक है। तो कितना आ गया 19,800 माइनस ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज है जी 1%,
198, तो हमारी वैल्यू आ गई 19,602। तो ये तो हो गई हमारी सेल वैल्यू। तो हमने 19,602 का बेचा। क्लियर पहले? ठीक है। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 फरवरी का मतलब है 4 महीने, क्योंकि 1 जनवरी पे 3 था तो ऑटोमेटिकली 1 फरवरी पे 4 महीने, तो 4 महीने के हम 200 डिबेंचर्स हैं, तो फेस वैल्यू 20,000, 8% ब्याज और 4 महीने का 533। ठीक है, तो 533। तो पहले हम इन दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वर्किंग नोट 5 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मन में एंट्री बोल सकते हो आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 19,602, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 533, है ना। तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5 भी डाल देंगे। तो 1 फरवरी 2002 बाय बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट 5। तो 200 बेचे तो फेस वैल्यू हो गई 20,000, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 533 और सेल वैल्यू हमने निकाल ली 19,602। तो बिल्कुल क्लियर चल रहा है मामला? ठीक है। अब क्योंकि आपने बेचा तो वर्किंग नोट नंबर 6 में मैं क्या भी और निकाल लूंगा, लॉस या गेन। तो अब हमने 200 डिबेंचर बेचे हैं, फिर से फीफो सोचो, फीफो तो कौन से में से बेचे होंगे? वही 1200 वालों में से ही बेचे होंगे, तो वैसे कॉस्ट वही आएगी, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से लिख देता हूं। तो कॉस्ट ऑफ 200 डिबेंचर्स सोल्ड, तो 1,18,000 रुपए कॉस्ट थी 1200 डिबेंचर्स की। तो 200 डिबेंचर्स की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितनी? 19,667, है ना। ये पहले निकाल ही चुके थे हम। तो इस बार 19,667 वाले कॉस्ट के डिबेंचरों को आपने 19,602 में बेचा। तो वेरी गुड, तो इस बार क्या हो गया हमारा? लॉस। तो इस बार हमारा 65 रुपए का लॉस हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट? चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका मतलब इस बार 65 रुपए का हमारा लॉस हो गया। क्लियर? बस अब वही मशीनरी अकाउंट। तो 1 फरवरी बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 6, फेस वैल्यू लिखनी नहीं, हाँ इंटरेस्ट लिखना नहीं, और 65। तो देखो ऑटोमेटिकली अब बात वही पड़ गई। तो इसके भी देखो क्रेडिट साइड पे एक तरह से 19,602 लिखा है, 65 भी लिखा है, तो टेक्निकली क्रेडिट साइड पे 19,667 आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट? परफेक्ट। अब उसके बाद तो बस खत्म हो गया था, और तो हमने कुछ बेचा नहीं था फरवरी के बाद, बस 31 मार्च को उसने कहा था ईयर का एंड हो गया। चलो, तो अब हम आखिरी तारीख लिख लेते हैं, 31 मार्च 2002। चलो, तो 31 मार्च 2002। तो पहले तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 7, 31 मार्च 2002। अब 31 मार्च 2002 जो है उसके आगे लिखो इंटरेस्ट डेट। भाई पी लिमिटेड इंटरेस्ट कब देती है अपने धारकों को? 31 मार्च को देती है, क्योंकि उसकी डेट थी ना 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है, तो 31 मार्च को जो इंटरेस्ट डेट है हमारी, पहले वो हम अगर मैं देखूं तो अब मिस्टर पुरोहित के पास कितने डिबेंचर्स हैं, एक बार जरा हिसाब लगा लेते हैं। मिस्टर पुरोहित के पास 950। ठीक है, क्योंकि शुरू में 1200 थे, फिर उसके बाद 100 उसने परचेज कर लिए थे 1300, फिर 200 बेच दिए थे 1100, फिर 50 खरीद लिए थे 1150, फिर 200 बेच दिए थे 950।
ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अभी मिस्टर पुरोहित के पास 950 डिबेंचर्स फिलहाल हैं 31 मार्च वाले दिन। तो इसका मतलब एक तरह से मिस्टर पुरोहित के पास 95,000 की फेस वैल्यू है। तो अब मिस्टर पुरोहित को क्या 8% ब्याज नहीं मिलेगा 6 महीने का? मिलेगा, क्योंकि कंपनी हर 6 महीने पर ब्याज देती है। तो इसका मतलब 31 मार्च वाले दिन, इंटरेस्ट वाली डेट वाले दिन, मिस्टर पुरोहित के पास अगर 950 डिबेंचर्स हैं कंपनी के, तो कंपनी उनको 950 डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो देगी, 6 महीने का देगी। तो ये वैल्यू एक बार कैलकुलेट करना कितनी आ रही है? 3800। बिल्कुल सही बात है। तो ये इंटरेस्ट तो 30 सितंबर को भी मिलना था, तो इसी वर्किंग में एक डेट और डाल देता हूं, 30 सितंबर। तो हालांकि ये मुझे पहले डालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब डाल देते हैं। तो एक वर्किंग नोट इसी का, इंटरेस्ट डेट का, इसी में ऐड कर लेते हैं। अब ये बताओ 30 सितंबर वाले दिन मिस्टर पुरोहित के पास कितने डिबेंचर्स थे? एक बार देखो जरा टाइमलाइन में। 30 सितंबर वाले दिन मिस्टर पुरोहित के पास 1200 ओपनिंग में थे, फिर 100 खरीदे थे, 1300, बस बेचा तो अगले दिन था। तो 30 सितंबर वाले दिन, इसका मतलब मिस्टर पुरोहित के पास 1300 डिबेंचर्स थे, यानी कि फेस वैल्यू हो गई 1,30,000। तो मिस्टर पुरोहित को 30 सितंबर वाले दिन कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 5200, 6 महीने का। ओके, तो इंटरेस्ट डेट्स वाले दिन हमेशा इन्वेस्टर को ब्याज मिलेगा। तो ये दोनों डेट्स जो हैं, ये इंटरेस्ट डेट्स हैं, तो दोनों डेट्स पर मिस्टर पुरोहित को ये इंटरेस्ट मिला होगा। बिल्कुल एग्री। और इसकी जर्नल एंट्री ऐसे माइंड में बोल दो बस। नहीं, इंटरेस्ट मिला, हमें तो पैसा मिला है ना बच्चों, हम तो पुरोहित हैं, हमें तो इंटरेस्ट मिला है इस बार हमें कंपनी से, पी लिमिटेड कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है ना, क्योंकि अपने को तो पैसा मिला, तो यही एंट्री होगी इंटरेस्ट मिलने की, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और एक और वैसे ही बता दो, ईयर के एंड पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला वो कहां ट्रांसफर करोगे? वेरी गुड। तो ईयर के एंड पर आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस पॉइंट का लिंक क्योंकि खरीदने बेचने से नहीं था, तो ये इसीलिए हमारे लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट में नहीं थी बात। लास्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पर बेस्ड था? खरीदने बेचने पर। तो ये क्वेश्चन के अंदर आया पॉइंट, तो इसीलिए अलग से आना पड़ा। पर आपको समझ आ गया, इंटरेस्ट डेट्स पर मिस्टर पुरोहित को ये इंटरेस्ट मिले होंगे, राइट? ठीक है। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर मैं ये जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी बताओ? बाय बैंक। वेरी गुड। तो चलें फिर खाते में। चलो, तो खाते में चलते हैं और खाते में लिख देते हैं। एक डेट और लिखनी पड़ेगी मुझे, 30 सितंबर की। तो 30 सितंबर 2001 क्या लिखेंगे? बाय बैंक। वर्किंग नोट 7, और 31 मार्च को भी बाय बैंक, वर्किंग नोट 7। तो फेस वैल्यू में कुछ लिखना है क्या? कुछ भी नहीं लिखना। कॉस्ट में कुछ लिखना है क्या? कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री क्या है? सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में पोस्टिंग हो गई उसकी। तो बाय बैंक कितना निकाला था आपने? 5200, और बाय बैंक 3800। परफेक्ट। तो इन वाले वर्किंग नोट को मैंने हरा करा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, बट समझ आ गया। तो ये हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री मैं बाद में करूंगा, तो इसलिए भी मैंने छोड़ रखी। बिल्कुल सही है, ट्रांसफर एंट्री भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी,
यानी कि ये वाली एंट्री बिल्कुल होगी, लेकिन इसको मैं बाद में मर्ज करूंगा तब आपको सिखाऊंगा, तो फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूं। चलो, तो अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी कि अब आप एसेट की काउंटिंग करो जरा और उसकी बात करते हैं हम। डेबिट साइड में हमने 1200 डिबेंचर्स थे ओपनिंग में, 100 और खरीद लिए 1300, 50 और खरीद लिए 1350। क्रेडिट साइड में 200 बेच दिए थे तो बचे 1150, फिर 200 और बेच दिए थे तो बचे 1150, 950। तो बाय बैलेंस सीडी यानी कि एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी कितनी फेस वैल्यू? 95,000, क्योंकि आपके पास इसका मतलब 950 डिबेंचर बचे हुए है ना। इंटरेस्ट में कुछ नहीं, क्योंकि वो तो हमने लिख ही लिया 3800 ऊपर। अब ये कितने के बचे हुए हैं? ठीक है, तो आते हैं। तो अब आओ वर्किंग नोट 8, हाँ लास्ट वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट 8, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई आप यही निकाल रहे हो ना एक तरह से कि 950 डिबेंचर्स की क्या वैल्यू है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसने बोला था करंट एसेट की तरह रखते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसकी तरह रखते हो? करंट एसेट की तरह रखते हो, है ना। तो आपके पास जो 31 मार्च वाले दिन अब बैलेंस बचा है उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूं तो गलत तो नहीं है? तो एक तरह से आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर रहे हो। तो वेलकम टू सीए फाउंडेशन। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के तहत नियम सिखा रखा होता है। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो आपको ऐसा नहीं कि अंधाधुन बस आंसर निकाल के वहां पे लिख देना है। अब कॉस्ट और या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो लोअर होगी वो वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम मार्केट वैल्यू वाला पोर्शन कर लेते हैं। तो आइए राइट साइड पर मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू साहब कितनी दे रखी थी? 99। तो ये मैंने कहा था ना लास्ट में यूज में आएगा, तो उसने कहा था कि हमारे एक डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है 99। तो 950 डिबेंचरों की क्या वैल्यू हो गई 99 के हिसाब से? 4000, अच्छा 94,050 रुपए। ओके, तो इसको नीला हाईलाइट कर लेते हैं तो ताकि ये मार्केट वैल्यू चमकती रहे कि ये तो है मार्केट वैल्यू। बोलो जी, मार्केट वैल्यू बिल्कुल ओके, ठीक है। अब हमें निकालनी है कि इन 950 डिबेंचरों की कॉस्ट क्या होगी, है ना, वो भी निकाल लेते हैं। अब हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फीफो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को थोड़ा माइंड में सोच लेते हैं ताकि गलती ना हो। फीफो कहता है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 950 डिबेंचर्स अभी बचे हुए हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा दिखा के। ओपनिंग में हमारे पास 1200 डिबेंचर्स थे, तो आपने जो 200 बेचे थे तो वो उन 1200 में से ही बेचे थे। फिर आपने उसके बाद दोबारा से 200 बेचे थे तो वो भी पहले वाले 1200 में से ही बेचे थे, क्योंकि ये फीफो यही लॉजिक चलता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास जो 950 डिबेंचर हैं उसका ब्रेकअप बोलूं, 800 तो बचे हैं ओपनिंग वाले, 100 हैं 1 जुलाई वाले और 50 हैं 1 फरवरी वाले। तो आप कंफर्टेबल हो? बिल्कुल सही। मैं दोबारा अब नीचे लिख देता हूं यही बात। तो इसका मतलब मेरे पास जो 950 डिबेंचर बचे हुए हैं उसमें 800 डिबेंचर्स तो मेरे पास हैं ओपनिंग वाले, राइट, ठीक है। उसमें 100 डिबेंचर्स मेरे पास बचे हुए हैं कौन से वाले? 1 जुलाई वाले। और 50 डिबेंचर्स मेरे पास बचे हुए हैं कौन से वाले? 1 जनवरी वाले। तो आप कंफर्टेबल हो? बिल्कुल लॉजिकल है बात, क्योंकि 950 डिबेंचर हैं फीफो के हिसाब से तो यही बच रहे होंगे। तो हम पहले 800 डिबेंचर की कॉस्ट निकाल लेते हैं।
अब ये ओपनिंग में 1200 डिबेंचर्स थे जिनकी कॉस्ट थी 1,18,000। तो बताओ 800 की कितनी? 78,667। 78667। क्लियर? बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को जो हमने 100 डिबेंचर्स खरीदे थे उनकी कॉस्ट तो वर्किंग में ऑलरेडी निकाल रखी थी, 9898। और फिर जो हमने 1 जनवरी 2002 को 50 डिबेंचर खरीदे थे उनकी कॉस्ट भी वर्किंग में निकाल रखी थी, 4949। वेरी गुड। तो अब आप ये देख लो कि भाई कुल लागत 950 डिबेंचरों की कितनी हो गई? 93,514। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं सर 93,514 हो गई। तो इसको हरा कर देते हैं। तो अब आप फाइनली जो अपने 950 डिबेंचर्स की वैल्यू लोगे वो कौन सी लोगे? वो 93,514 ही लोगे। तो मार्केट वैल्यू क्योंकि ये ज्यादा और कॉस्ट आ रही है लोअर, तो फाइनली ये सेलेक्ट होगा। तो देख रहे हो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी कर दिया हमने। हाँ, AS2 के नियम के हिसाब से अब हम चलेंगे। तो 93,514 वाली वैल्यू को लिख लेते हैं खाते के अंदर और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 8। तो 93,514। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब फेस वैल्यू कॉलम का टोटल तो मैं करूंगा। वो आ रहा है 1,35,000 डेबिट का भी और 1,35,000 क्रेडिट का भी, वो तो मैच करेगा। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल जो है ना वो देखो टैली करेगा। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग फिगर भी वही थी और क्योंकि वो कॉस्ट ही थी। हमने जो निकाली थी वो भी कॉस्ट है और वो बैलेंसिंग फिगर भी थी। तो आप अगर टोटल करके देख लोगे तो बराबर आएगा दोनों साइड, बैलेंस बचेगा ही नहीं कुछ, है ना? तो बता ही दो या कर भी लो। 1,32,980। हाँ, मतलब वो तो चल जाएगा, कोई नहीं। तो ये हो गया 8 और 3 11, 980। और ये आ रहा है 132.1 आ रहा है ना। तो उसको 513 लिख लेते हैं बस, क्योंकि वो हम मान लेते हैं कि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, है ना। मतलब पॉइंट ये कि सब कुछ क्योंकि कॉस्ट पे ही लिखा गया है, सब कुछ कॉस्ट पे लिखा गया है, तो बैलेंस बचेगा वही और लिखा भी वही है। तो बिल्कुल टैली हो गया, परफेक्ट। अब इंटरेस्ट के कॉलम्स का टोटल करते हैं। बड़े ध्यान से लॉजिकली सोचना। पहले डेबिट में इंटरेस्ट जो हम लिख रहे हैं उसकी एंट्री थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और उसकी ट्रांसफर एंट्री मन में सोचो, डेबिट वाले इंटरेस्ट की ट्रांसफर एंट्री पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट, यही थी। तो 200 रुपए आपको पीएनएल में डेबिट करना है, 100 रुपए आपको पीएनएल में डेबिट करना है, ठीक है। अभी इसको माइंड में रखते हैं। अब जो क्रेडिट साइड पे आपने इंटरेस्ट की एंट्रीज लिख रखी थी वो थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। उनकी ट्रांसफर एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल। तो क्रेडिट साइड वाले सारे इंटरेस्ट को पीएनएल में क्रेडिट करना है। तो अब थोड़ा सा पीएनएल को विजुअलाइज करो माइंड में। पीएनएल के अंदर डेबिट साइड में 100 होगा, 200 होगा, और पीएनएल के क्रेडिट साइड में 5200 होगा, 533 होगा, 3800 होगा, यही होगा। तो अब हम सारी ट्रांसफर एंट्रियों को अलग अलग नहीं करते, हम एक मर्ज करके एक कर देते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट के कॉलम का जो भी बैलेंस बचेगा वो नेट फिगर हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली अब ये जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है इंटरेस्ट के कॉलम में, तो 31 मार्च वाले दिन इस बैलेंसिंग फिगर को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका है बैलेंस। तो बस इंटरेस्ट के कॉलम में ही आपका बैलेंस बच रहा होगा मेरे ख्याल से। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 9533, तो 9233, परफेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली पीएनएल में चला गया।
9233, ये ऑटोमेटिकली P&L में चला गया 9233। क्लियर हो गया पूरा? तो ये है बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हम डिबेंचर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो करते हैं। क्लियर अच्छे से सारा? तो इसी पैटर्न पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि डिबेंचर्स वाली बात और पक्की हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इस पर आप स्टार लगा लो ना 100%। तो ये आपको हमेशा रिवाइज करना है जब भी आप डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, ठीक है ना? तो मैं आर भी लिख देता हूं। तो बस इस एक क्वेश्चन को आपको हमेशा रिवाइज करना है जब भी आप चैप्टर के अंदर डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट वाला रिवीजन करोगे। चलो तो इसको पढ़ते हैं। लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, ए स्टॉक ब्रोकर, relating to his holdings in 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसका मतलब डिबेंचर ही हो गया और 9% जो है वो इंटरेस्ट रेट हो गया। ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 1,20,000, तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए कि 1200 बॉन्ड्स हैं। कॉस्ट 1,18,000, ठीक है, ये तो सिंपल। 1 मार्च 200 यूनिट्स परचेज करे 98 के एक्स इंटरेस्ट, सिंपल। 1 जुलाई सोल्ड 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग एट 100, तो आपने शुरू वाले 1200 में से ही 500 यूनिट्स बेच दिए 100 रुपए के एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद 1 अक्टूबर परचेज्ड 150 यूनिट्स एट 98 कम इंटरेस्ट, ठीक है। फिर 1 नवंबर सोल्ड 300 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹99 आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग्स, तो इसमें भी ओरिजिनल 1200 में से हमने 300 यूनिट्स बेच दिए। तो देखो मतलब यहां तक लॉजिक सेम है, कहानी सेम है, खरीदा बेचा खरीदा बेच रहा है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इंटरेस्ट डेट्स जो हैं वो 30 सितंबर और 31 मार्च हैं, ठीक है। मिस्टर जेड क्लोजेज हिज बुक्स एवरी ईयर 31 दिसंबर। बस इस एक बात से मुझे एक नई चीज आपको सिखानी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये अपनी किताबें 31 मार्च को बंद नहीं कर रहा, ये अपनी किताबें 31 दिसंबर को बंद कर रहा है, ठीक है। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड फॉलोज फीफो मेथड। तो एक बार मैं टाइमलाइन बना देता हूं, आप भी बना लो चाहे, है तो वो वर्किंग नोट की तरह, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से अगर मैं ब्रीफ बनाऊं तो ये क्वेश्चन 1 जनवरी 2001 में शुरू हुआ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर इसका, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। और कब खत्म हुआ? 31 दिसंबर 2001। तो कहानी की शुरुआत तो यहां से हुई कि इसके पास ओपनिंग में कितने बॉन्ड्स थे? 1200 बॉन्ड्स थे। फिर उसके बाद उसने 1 मार्च को 200 यूनिट्स और खरीद लिए थे 98 के एक्स इंटरेस्ट। फिर उसके बाद 1 जुलाई को उसने बेच दिए थे 500 यूनिट्स, कितने रुपए के? 100 रुपए के, ये भी एक्स इंटरेस्ट थे। उसके बाद अगली डेट थी 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से पहले बीच में 30 सितंबर वो इंटरेस्ट का बड़ा सा हाथ बना लेते हैं ताकि याद रहे कि भैया इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट का दिन ऐसा आई करके लिख लेते हैं ताकि नज़र में आता रहे कि 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला है ना। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को अगले ही दिन उसने क्या करा है? 150 यूनिट्स उसने और खरीद लिए हैं 98 रुपए के, लेकिन ये इस बार दे रखा है कम इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1 नवंबर को उसने क्या करा है? सोल्ड करे हैं 300 यूनिट्स एट 99 एक्स इंटरेस्ट, है ना। और फिर उसके बाद 31 मार्च की डेट भी तो आई होगी बीच में, वो भी बना लेते हैं।
वो यहाँ आई होगी, मार्च गया, तो यहाँ बना लेते हैं हाथ का निशान, तो नज़र में आता रहेगा ताकि इंटरेस्ट की डेट्स मिस ना हो। तो इसीलिए इसको अलग से बना लिया लाल रंग से। ये है आई, इंटरेस्ट का दिन। ठीक है, तो ये बेसिकली सवाल है मोटा मोटा, है ना। ये उसका पूरा एक साल हो गया, 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, जिसमें वो अब हमसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करवाना चाह रहा है। ओपनिंग बैलेंस है, फिर खरीदा बेचा, ये सब बीच में 2 इंटरेस्ट की डेट सिग्निफिकेंटली अब नज़र आ रही हैं ताकि याद रहें, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को वो कह रहा है। तो इसमें मैं पहले सारी वर्किंग कर लेते हैं हम, है ना। इस बार वर्किंग सारी एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा हमको स्पीड पे भी ध्यान रखना, पहले तो सीख रहे थे, अभी सारी वर्किंग एक साथ कर लेते हैं, राइट। चलो, तो एक एक डेट पकड़ लेते हैं। तो पहले 1 मार्च 2001 की बात करते हैं। 1 मार्च 2001 को मैं 2 बक्से बना रहा हूं, आप फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। एक तो कॉस्ट और दूसरा बक्सा इंटरेस्ट। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करके बताओ। इसमें मेरे ख्याल से ब्रोकरेज भी कुछ नहीं है इस बार, तो नहीं है ना, और स्टैम्प ड्यूटी, लीगल ड्यूटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जोड़ना है इस बार, तो है ना। तो 200 बॉन्ड्स खरीदे 98 के, तो 19,600, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा इस बार। ठीक है, इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? नहीं, लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा इसको 30 सितंबर को मिला होगा लास्ट इंटरेस्ट पिछले साल। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और पूरा फरवरी, 5 महीने। वेरी गुड। तो 5 महीने का इंटरेस्ट, ये कितने परसेंट बॉन्ड थे? 9% बॉन्ड थे, 750। ठीक है, परफेक्ट। तो हम वर्किंग पहले कर रहे हैं, कंफर्टेबल है ना, ताकि बाद में सिर्फ अकाउंट जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 31 मार्च को जो आई का हाथ बना हुआ है, हाँ इंटरेस्ट, तो हमारे पास 1200 बॉन्ड तो पहले से थे, 200 हमने और खरीद लिए, तो 1400 बॉन्ड्स हो गए, तो 1,40,000 फेस वैल्यू हो गई। तो उसका अब 9% इंटरेस्ट बताओ कि, और 6 महीने का 200 पर 1 महीने का मिलेगा। वेरी गुड डाउट, ये डाउट होना चाहिए था। तो इन्होंने ये कहा कि सर 200 तो हमने 1 मार्च को खरीदे हैं, तो इन 200 पर तो खाली 1 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब इसका काउंटर आंसर दो। बिल्कुल सही, समझ आ गया। काउंटर आंसर ये है, आपने जब 1 मार्च को 200 डिवेंचर खरीदे तो 5 महीने का इंटरेस्ट पे भी तो कराए ना सामने वाले को, तो जब आपका मिलने का दिन आएगा तो अब तो आप पूरा 6 का ही लोगे ना। यही तो कहानी की शुरुआत थी। कंपनी थोड़ी ना आपको लॉजिकली देती है, कंपनी तो पूरा जिस आदमी के पास डिवेंचर है उसको 6 महीने का दे देगी सीधा। 6300, परफेक्ट, वेरी गुड। तो इसको भैया याद रखेंगे इस बार। तो बादल बड़ा कर दिया है ना कि इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब अगली डेट आ गई 1 जुलाई। 1 जुलाई को आपने 500 बॉन्ड्स बेचे हैं 100 रुपए के, ये भी एक्स इंटरेस्ट है। तो सेल वैल्यू तो मैं बताऊंगा बच्चों तो सेल वैल्यू तो 50,000 है। इंटरेस्ट आप बताओ। तो भाई जुलाई में बेचे हैं, है ना। 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला था आखिरी, अप्रैल का महीना, मई, जून, 3। तो 3 महीने का ब्याज निकालना है, 1125। परफेक्ट, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब क्योंकि बेचा है तो एक वर्किंग और अलग से, कौन सी? लॉस या गेन जो भी है, तो ये मैं थोड़ा सा आपके साथ कर लेता हूं। तो हमने जो ये 500 यूनिट्स बेचे हैं ओपनिंग वालों में से बेचे हैं, है ना। तो फिर से आप लॉजिक लगा सकते हो कि भाई ओपनिंग वालों की हमें कॉस्ट दे रखी थी 1,18,000, तो 1200 बॉन्ड्स की कॉस्ट है 1,18,000, तो 500 की कितनी? ठीक है, 49,167, वेरी गुड। और हम उसको बेच रहे हैं 50,000 में, तो इसका मतलब
प्रॉफिट 833 का प्रॉफिट है, तो ये फिगर लिख लेता हूं। तो बेचने के टाइम पे ये फिगर याद रहेगी कि गेन भी हमने निकाल लिया है 833 का, राइट? चलो परफेक्ट, तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली डेट फिर से 30 सितंबर, नहीं ये भूल जाएंगे, नहीं तो फिर हम 30 सितंबर को बड़ा सा हाथ का निशान दिख गया, तो 30 सितंबर को फिर अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा कितने बॉन्ड्स पे? 900 बॉन्ड्स पे, वेरी गुड, क्योंकि 1400 के बाद 500 आपने बेच दिए, तो अब आपके पास 900 बॉन्ड्स बचे। तो 900 बॉन्ड्स का 9% 6 महीने का 4050 रुपए, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि इंटरेस्ट हर 6-6 महीने पे ही तो दे रही है कंपनी, है ना, तो इंटरेस्ट तो 6-6 महीने का मिलता रहेगा। तो 30 सितंबर को हमें फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया 4050, राइट? चलो उसके बाद है जी अगली डेट 1 अक्टूबर। इसका इंटरेस्ट मैं बताऊंगा बच्चों, इसका इंटरेस्ट मैं बताऊंगा 0 ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट 0। चलो अब कॉस्ट, तो 150 बॉन्ड्स खरीदे और 98 ईच के 14700, तो लिखा वैसे कम इंटरेस्ट है, लेकिन आप 0 माइनस भी करोगे तो वही एक्स इंटरेस्ट बन जाएगा। परफेक्ट, क्लियर हो गया पॉइंट, बढ़िया। फिर उसके बाद 1 नवंबर को हमने 300 बॉन्ड्स बेचे हैं, और ये 300 भी वही कह रहा था शुरू वालों में से ही बेचे हैं, तो सेल वैल्यू बता दो, 300 इंटू 99, 29,700। फिर इंटरेस्ट कितने महीने का? 1 महीने का, हाँ, क्योंकि 1 नवंबर को ही बेच दिया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। 300 बॉन्ड्स हैं, तो 300 बॉन्ड्स का 225, ठीक है, तो 30,000 रुपए का 9% 1 महीने का, ठीक है। और इसमें भी बस एक और वर्किंग बता दो, क्योंकि बेचा गेन 200, इतनी जल्दी बता दिया। तो कॉस्ट कितनी आ रही है इनकी 300 की? 29,500, तो ये भी वैसे ही निकाला ओरिजिनल। तो 1200 डिबेंचर्स थे 1,18,000 के, तो 300 डिबेंचर्स हो गए 29,500 के, ठीक है। तो इसका मतलब 200 रुपए का आपका गेन हो गया, तो ये लिख लेते हैं। तो बिल्कुल सारी वर्किंग कंफर्टेबल है, कहीं भी कोई वो तो नहीं है पॉइंट में डाउट, ठीक है। अब कितने बॉन्ड्स बच गए एंड में हमारे पास? 1400 में से 500 बेच दिया, 900, 900 में से 150 और खरीद लिए थे 1050, फिर 300 बेच दिए थे 750, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब 750 बॉन्ड्स हैं क्लोजिंग में, क्लियर? इसका ब्रेकअप बताओ। 400 तो ओपनिंग वाले, क्योंकि क्वेश्चन ने दोनों बार जो बेचे थे, याद है ना, क्वेश्चन ने खुद कहा था कि दोनों बार जो बेचा है हमने ओपनिंग में से बेचा है, ठीक है। तो ओपनिंग वाले 400 बचे होंगे, उसके बाद 200 बचे होंगे 1 मार्च वाले, वेरी गुड, और 150 बचेंगे 1 अक्टूबर वाले। तो मतलब अब आप चैंप हो गए हो, ये कितनी बढ़िया बात है। अब इसमें देखो कितनी देर लग रही है, हो गया ना? हाँ, इसमें ब्रोकरेज नहीं है, लीगल एक्सपेंस कुछ नहीं है, तो इजीली जल्दी हो रहा है बस ढांचे का टाइम लगेगा जो लगेगा, वर्किंग तो क्लियर चल रही है, ठीक है। तो अब एक बार कॉस्ट भी बताते चलो। तो ओपनिंग के जो 400 बॉन्ड्स हैं उनकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आप बताओ, बाकी 200 की और 150 की मैं बताऊंगा। ओके, 39,333, परफेक्ट। बाकी 200 की तो हमने
निकाल ही रखी थी 19,600, और 150 की भी हमने निकाल रखी थी 14,700। तो बस तीनों को और जोड़ लो तो आपको फुल क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगी 73,633। परफेक्ट। तो एक बार फुल इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं सवाल का, फिर हम ढांचे पे आएंगे, क्योंकि एक चीज़ बस ढांचे में जो मुझे बतानी है वो ढांचे में सिखा दूंगा। तो अब देखो, मतलब ये फुल सिनॉप्सिस जो है इस समय स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसकी कहानी एक बार देख लेते हैं। अब हम जब पोस्टिंग करना शुरू करेंगे तो पहले हम 1200 बॉन्ड्स लिख देंगे, ये हमारी ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी, राइट, ये हो गया। फिर 1 मार्च को हम खरीद लेंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। फिर उसके बाद 31 मार्च को हमें 6300 इंटरेस्ट मिला, ये याद रखेंगे। फिर 1 जुलाई को हमने 500 बॉन्ड्स बेच दिए जिसमें गेन हुआ 833, ये भी लिख देंगे। फिर उसके बाद हमको 30 सितंबर को फिर से 4050 इंटरेस्ट मिला, ये याद रखेंगे। फिर 1 अक्टूबर को हमने फिर से खरीद लिए, ये लिख लेंगे। फिर 1 नवंबर को हमने 300 बॉन्ड्स बेच दिए, ये लिख लेंगे, और गेन हुआ वो लिख लेंगे। और फिर हमारे क्लोजिंग में 750 बॉन्ड्स बच गए, उनकी वैल्यू भी हमने निकाल रखी है 73,633, ये लिख लेंगे। मतलब बिल्कुल क्लियर है पिक्चर ना, ये कहानी होगी, राइट। चलो, तो हम इसका अब बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ढांचा और सारी पोस्टिंग कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल। तो एक सुंदर ढांचा बना लेते हैं। अब एग्जाम में आपको हेडिंग वही लिखनी है जो मैंने पिछले सवाल में सिखाई थी, लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट में कर रहे हैं, या मतलब अब हम बार बार वो नहीं लिखेंगे टाइम को बचाने के लिए, तो बस अब खाली मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो, तो कॉलम्स याद हैं आपको? डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, डेबिट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तक नहीं करा, वो नया है। अब इसमें आप थोड़ा सा शुरू पे फोकस करना। मैं पिछले साल का थोड़ा सा टाइम स्केल बना रहा हूँ, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर में जा रहा हूँ। तो पिछले साल मुझे जो इंटरेस्ट मिला होगा आखिरी बार, वो मिला होगा 30 सितंबर 2000 में, 2000 में, है ना। उसके बाद अक्टूबर के महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला, मतलब नहीं मिलेगा, मतलब रिसीव नहीं हुआ, बस एक्र्यू हुआ होगा, मिला तो नहीं होएगा। नवंबर के महीने का एक्र्यू हो गया होगा, और दिसंबर के महीने का एक्र्यू हो गया होगा, और मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज, राइट। तो जब मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा तो मेरे 3 महीने का इंटरेस्ट एक्र्यू तो हो गया होगा, लेकिन मुझे मिला तो नहीं है, क्योंकि मिलेगा तो कब, 31 मार्च को, 6 महीने में देती है कंपनी। तो पिछले साल आपने क्लोजिंग वाले दिन एक एंट्री करी होगी, 3 महीने के इंटरेस्ट को आपने लिखा होगा एक्र्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये लिखवाया था लास्ट लेक्चर के लास्ट के 5 मिनटों में लिखवाया था, ये याद है। तो पिछले साल आपने 3 महीने के इंटरेस्ट को लिखा होगा कि ये हमारा एक्र्यूड हो गया, लास्ट ईयर लिखा होगा, और ये एंट्री करी होगी एक्र्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। तो हमारे पास 1200 बॉन्ड्स थे, यानी 1,20,000 फेस वैल्यू रही होगी, 9% का ब्याज है। तो 3 महीने के हिसाब से हमने पिछले साल कितना एक्र्यूड लिख रखा होगा, 2,700, राइट।
तो पहले आप ये देखो कि पिछले साल आपने 31 दिसंबर वाले दिन, मैं डेट भी लिख लेता हूं, 2000 वाले दिन आप सब बच्चों ने ये एंट्री कर रखी होगी। आप इससे सब बच्चे बिल्कुल संतुष्ट हो? परफेक्ट। फिर वही कॉन्सेप्ट में चेक करना। अब अगले ही दिन जब न्यू ईयर पार्टी मना के आप आज उठे, करंट ईयर 1 जनवरी 2001, तो सुबह सुबह मैंने बताया था कि आप क्या एंट्री करते हो, उल्टा कर देते हो। वेरी गुड। तो वो बस एंट्री मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं ऊपर ताकि वो नजर आती रहे। तो आज जब सुबह सुबह आप उठे होंगे तो आपने एंट्री करी होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल है सब? ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे या कोई आपको ये कहे कि भाई इस इंटरेस्ट अकाउंट की पोस्टिंग करके दिखाओ 1 जनवरी वाले दिन, तो आप इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? डेबिट साइड पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे? टू एक्रूड इंटरेस्ट और 2700। तो अगर मैं ये पोस्टिंग लिख रहा हूं तो बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो गए? परफेक्ट। तो बस यही इस सवाल में एक अलग पॉइंट था कि जब आप इस बार टू बैलेंस बीडी लिखोगे और आप लिखोगे कि हमारे पास 1200 डिवेंचर्स हैं या 1200 बॉन्ड्स हैं और उनकी कॉस्ट लिखोगे 1,18,000 की, तो इंटरेस्ट में भी कुछ ओपनिंग पोर्शन आ रहा होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा 2700 का। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे आ रहा है और उसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है। तो ये बस इसमें स्टार्टिंग यूनिक पॉइंट था जो मेरे को आपको सिखाना था। और अगर आप कंपेयर करोगे तो ये पिछले वाले सवाल में नहीं था। तो 2700 रुपए जो है इंटरेस्ट की पोस्टिंग आपकी उस एंट्री की वजह से यहां पर ओपनिंग में आ रही होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। अब थोड़ा सोच भी लेते हैं ताकि रट्टापन ना रहे। पिछले सवाल में ये क्यों नहीं आई? वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्योंकि पिछले सवाल में उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता था 31 मार्च को और वो इंटरेस्ट का भी दिन होता था। तो पिछले सवाल में उसको इंटरेस्ट मिल जाता था और ईयर भी एंड हो जाता था। तो जब उसका अगला साल शुरू होता था तो उस समय उसका कुछ एक्रू तो होता ही नहीं था। तो पिछले क्वेश्चन में इसीलिए एक्रूड इंटरेस्ट था ही नहीं। पर इस क्वेश्चन में क्योंकि ईयर शुरू तो हो रहा है 1 जनवरी को, कैलेंडर ईयर, और इंटरेस्ट मिला था पिछले साल 30 सितंबर तक का, तो 3 महीने का एक्रू हो गया होगा। तो इसीलिए आपको यहां पर ये ओपनिंग में 2700 रुपए इंटरेस्ट में नजर आ रहा है। तो क्लियर हो गया? तो ये 2700 रुपए का जो लिंक है वो बेसिकली ये एंट्री है। आप अलग से मेंशन कर लेना, बाद में रिवीजन में आपको हेल्प करेगी कि भाई ये क्यों लिख रहे हैं हम 2700, ये इस एंट्री की वजह से लिख रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो बस मेरे लिए तो यही एक नया पॉइंट था। अब बाकी पोस्टिंग हम फटाफट कर लेंगे आपसे पूछ पूछ के। चलो, तो ओपनिंग बैलेंस लिख लो, टू बैलेंस बीडी, ये तो 1200 डिवेंचर्स 1,18,000 के। बस अब आप सारी पोस्टिंग्स मुझे बताते रहो, जो भी डेट्स दे रखी थी डेट वाइज लिखते रहते हैं। सबसे पहले मुझे तो याद है 1 मार्च, तो 1 मार्च टू बैंक अकाउंट और हमने खरीदे थे 200 बॉन्ड्स, 750 था इंटरेस्ट और 19,600 थी कॉस्ट, है ना। वर्किंग नोट 1 आप अब डाल ही लोगे, अपने आप समझिए, वो एग्जाम में हो जाएगा। फिर 1 मार्च के बाद था 31 मार्च का दिन, हाँ क्रेडिट साइड पे 31 मार्च का दिन हमें इंटरेस्ट मिला था बाय बैंक 6,300, है ना। तो बाय बैंक 6,300 इंटरेस्ट मिल गया था। फिर 31 मार्च के बाद था 1 जुलाई का दिन और हमने बेचा था, तो 1 जुलाई बाय बैंक कितने बेचे थे? 500 बॉन्ड्स, तो 50,000। इंटरेस्ट था 1125 और बेचने की वैल्यू थी 50,000। और इसमें आपने गेन भी निकाला था, तो डेबिट साइड पे लिख लेते हैं, टू P&L अकाउंट। कितना गेन निकाला था? 833। तो अब पोस्टिंग में तो दिक्कत नहीं लग रही,
पोस्टिंग तो सेम हो रही है, बस वैल्यूज हमने निकाल ली थी पहले। तो 1 जुलाई भी हो गया, फिर 1 जुलाई के बाद क्या करा था? ठीक है, तो 30 सितंबर को हमें फिर से इंटरेस्ट मिल गया था, तो बाय बैंक अकाउंट 4050, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया। 1 अक्टूबर को हमने खरीदे थे, ठीक है, तो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट 150 बॉन्ड्स खरीदे थे, इंटरेस्ट 0 था और 14,700 कॉस्ट, सही, बिल्कुल ठीक है। 1 नवंबर को बेचा था फिर, तो 1 नवंबर बाय बैंक अकाउंट 300 बॉन्ड्स बेच दिए थे, 225 का ब्याज, और कितने के बेचे थे? 29,700, और इसमें गेन हुआ था, तो डेबिट साइड पे 1 नवंबर टू पीएनएल अकाउंट 200 रुपये का गेन हुआ था। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है पोस्टिंग, सही है। बस फिर तो कोई इवेंट नहीं था, फिर 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2001 बाय बैलेंस सीडी, तो हमारे पास 750 बॉन्ड्स बच गए थे, और आपने वैल्यू भी निकाल रखी थी, देखो 73,633, राइट। अब एक्रूड, वेरी गुड, यही मेरा पॉइंट था। अब क्लोजिंग हो गई 31 दिसंबर की, इस साल आपको 30 सितंबर को तो आखिरी इंटरेस्ट मिला था, तो अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का, फिर से आपको 3 महीने का नहीं मिला, तो अब आप इस साल के क्लोजिंग में क्या जर्नल एंट्री करते हो? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो उसकी पोस्टिंग इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड होगी बाय करके। तो अब एक्रूड इंटरेस्ट फिगर बताओ। 75,000 इंटू 9% इंटू 3 महीना, 16, ठीक है, तो 1688 कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 1688। तो ये दो फिगर्स जो हाईलाइटेड हैं, बस ये इस सवाल में नयापन था, और वो भी मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे, है ना, एक्रूड इंटरेस्ट की वजह से। चलो ठीक है, तो फेस वैल्यू का टोटल मैं कर रहा हूं, 155, फिर कॉस्ट का टोटल भी मैं कर रहा हूं 153333। इंटरेस्ट का टोटल आप करो, क्रेडिट का ज़्यादा ही आएगा, क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? ठीक है, तो डेबिट साइड में आपका बैलेंस बचेगा 9938, ओके। तो इसका मतलब अब आप आधा चैप्टर सीख चुके, 13388, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये आपका 9938 जो है इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर हो गया, बैलेंस। तो अब आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सीख चुके हो टेक्निकली, मुबारक, क्योंकि अब आपको खरीदना आ गया, बेचना आ गया, बस। और इसमें खरीदोगे बेचोगे तो करोगे, और तो कुछ होगा नहीं, तो खरीदना है बेचना है, तो यही थे इसके बेसिकली सवाल। तो बस एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, वो बहुत ही आसान है, आपका मन भी नहीं करेगा करने का, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए देना पड़ रहा है। इलस्ट्रेशन 1, बस, है ना। तो इसके 3 ही सवाल थे कुल मिलाकर, 2 मैंने आपको करवा दिए मेन वाले, इलस्ट्रेशन 1 जो है वो छोटा सा ही है, तो वो आप होमवर्क में कर सकते हो एक बार, ठीक है। बट समझ आ गए अच्छे से, है ना। तो रिवाइज करना है मेनली, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सीखेंगे वो होगा शेयर्स की इन्वेस्टिंग करना, है ना। तो फिर बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। चलो डन।